मोसेसिज्म। इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गोनैडल या जर्मलाइन मोसेसिज्म कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे कि अभी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में मेनली एक पेरेंट्स अफेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ये जर्मलाइन मोसेसिज्म है। क्योंकि अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट में होता है वही ये इस में होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसी बेसिस पे करेंगे। जैसे कि कोई केस आया है जिसमें कि कोई बच्चा को, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो ये दोनों आया, तो ये दोनों का कोई पेशेंट आया तो अगर बोलेगा कि इसको जो डिजीज है इसके पेरेंट्स से आया है, अगर इसके पेरेंट्स से आया है तब ये हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन अगर कहेगा चाइल्ड इसको डिजीज है लेकिन इसके पेरेंट्स में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जर्मलाइन मोसेसिज्म। ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो ये मेनली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। सबसे पहले एग और स्पर्म फ्यूज करके बनाता है जायगोट। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा जायगोट नॉर्मल है। प्रॉब्लम कब होता है, पोस्ट जायगोटिक म्यूटेशन में, मतलब जायगोट बनने के बाद, और ये हमेशा गैमेट में होता है, ना कि सोमैटिक सेल में। हमेशा याद रखिएगा कहाँ होता है, गैमेट में, ना कि सोमैटिक सेल में। होता कब है, ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन। ठीक है। तो अब सोमैटिक सेल क्या है और गैमेट क्या है। सोमैटिक सेल मतलब कि दो फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम, जिसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं। गैमेट इसमें सिर्फ एक सेट रहता है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल से, जिसको हम हैप्लॉयड सेल कहते हैं। इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो ये जो डिजीज है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जर्म लाइन मतलब गैमेट्स में पाया जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें जो है वो बहुत टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। दोनों टाइप का सेल जो होता है वो सेम इंडिविजुअल में पाया जाता है। या तो एक सेल है जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम मिल गया है, या दूसरा में ये एक क्रोमोजोम कम हो गया है। अभी आगे पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि ये जो मोसेसिज्म है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब आते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ने को हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो पहले हम कैरियोटाइपिंग को समझते हैं। कैरियोटाइपिंग एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है किसका, तो क्रोमोजोम का। इसमें फोटोग्राफिक आप इमेज देखिएगा। तो चलिए पहले इससे हट के एक कैरियोटाइप देख लेते हैं ताकि ये ईजिली समझ में आए। ह्यूमन सेल में मेनली डिप्लॉयड क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। डिप्लॉयड कहने का क्या मतलब है, 46 क्रोमोजोम होता है। अगर बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सब क्रोमोजोम पेयर में पाए हुए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स है, सारे क्या है, पेयर में पाए जाते हैं। इसमें से ये जो 22 है ना, इस 22 पेयर को कहा जाता है ऑटोजोम, और इसका मेनली सेक्स से कोई रिलेशन नहीं रहता है। मतलब अगर इसमें ऑटोजोमल डिसऑर्डर भी हुआ ना तो ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करेगा या फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये लगभग इक्वली दोनों को अफेक्ट करता है। ये जो दो बचा ना, एक्स और वाई, ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे सेक्स को, इसलिए इसको कहते हैं एलोजोम। क्या, एलोजोम। अगर ये फीमेल में है तो एक्स सेट होगा, अगर मेल में है तो एक्स वाई सेट होगा। ठीक है।
यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्रोमोसोम में कौन सा लॉन्ग आर्म होता है, कौन सा शॉर्ट आर्म होता है। ये मान लीजिए क्रोमोसोम का एक पेयर है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पर जो ये बीच में है ना, जहाँ पर लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। जो शॉर्ट आर्म है उसको पी कहते हैं, जो लॉन्ग आर्म है उसको क्यू कहते हैं। ये सीक्वेंस के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। पी के बाद क्यू आता है ना, तो क्यू बड़ा हो जाएगा। इस तरह से इसका हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है, ह्यूमन कैरियोटाइप का दूसरा नाम है आइडियोग्राम। क्या? आइडियोग्राम। अब ये आइडियोग्राम होता क्या है? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है कैरियोटाइप का और दिखाता है कि कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर तो माने चेंजेस तो नहीं हुए हैं क्रोमोसोम में, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसका लेंथ सबसे बड़ा कहाँ होता है और सबसे छोटा कहाँ होता है। यूजुअली जब लेंथ देखिएगा ना तो आगे ऊपर से मतलब 1 से 22 की ओर घटते जाता है। लेकिन ऐसे कोई बोले लार्जेस्ट क्रोमोसोम कितना है, तो क्रोमोसोम नंबर 1, तो उसके अनुसार तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम नंबर 22 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है हमारा 21। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? 21, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे इनलार्ज करके, तो यहाँ पे देखिए कहीं पर वाइट है, कहीं पे काला है, फिर वाइट है, फिर काला है। आखिर ये है क्या? इसको कहते हैं बैंडिंग। बैंडिंग मेनली जी बैंडिंग, आर बैंडिंग, सी बैंडिंग और क्यू बैंडिंग, 4 तरह का बैंडिंग होता है। कौन कौन सा? सी बैंडिंग, BANDING, जी बैंडिंग, आर बैंडिंग और क्यू बैंडिंग, 4 तरह का बैंडिंग होता है। तब ये चारों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो डी बैंडिंग है ना, सॉरी जो जी बैंडिंग है और आर बैंडिंग, इस दोनों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये जो जी बैंडिंग है इसमें डार्कली स्टेन्ड जी बैंड होता है। जो डार्क है ना, ये वाला जी बैंड होता है। ये मेटाफेज, जब क्रोमोसोम का मेटाफेज में होता है ना जब सेल, तो उस समय ट्रिप्सी रिएक्शन होता है जिसमें गिम्सा स्टेन में हमें मेनली ये जीम स्टेन मिलता है। फिर से मेटाफेज स्टेज में जब हम ट्रिप्सिन रिएक्शन देखते हैं कि कहाँ पर, गिम्सा स्टेन में, तब ये जी बैंड मिलता है। तो आर बैंड क्या कहाँ मिलता है? तो आर बैंड रिवर्स होता है ये जी बैंड का और इसको लाइट स्टेन कहते हैं। मतलब कि देखिए पहले पिक्चर देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरह से क्रोमोसोम मान लीजिए यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर ये यहाँ पे डार्क है, इस तरह से डार्क है। तो ये वाला कहलाएगा हमारा जी बैंड। लेकिन अगर क्रोमोसोम यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे डार्क है, इसको कहेंगे आर बैंडिंग, डार्कली स्टेन्ड आर बैंड, जो मेनली जहाँ पे लाइट बैंड होता है वहाँ पर रहता है, इसलिए इसको रिवर्स जी बैंडिंग भी कहते हैं। ऐसा कब होता है? मेटाफेज क्रोमोसोम, जब मेटाफेज स्टेज होता है उस समय क्रोमोसोम में हीट या हाई टेम्परेचर डालेंगे गिम्सा स्टेन में, तब ये आर बैंड मिलेगा, ठीक है। अब सी बैंडिंग कब होगा? तो देखिए मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, इस तरह से सेंट्रोमेयर में जुड़ा हुआ है। सी से ही समझ लीजिए कि सेंट्रोमेयर, ठीक है। डार्कली स्टेन्ड सी बैंड कहाँ पे मिलेगा? सेंट्रोमेरिक रीजन में, ठीक है।
मेनली हेट्रोक्रोमैटिक फेज में ऐसा देखने को मिलता है। कौन सा हेट्रोक्रोमैटिक? तो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम मेटाफेज के समय क्या होता है? हम जब बेरियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो इंटायर डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है एक्सेप्ट सेंट्रोमेरिक एरिया गिम्सा स्टेनिंग में, तो हमको ये सी बैंडिंग दिखता है, ठीक है। अब क्यू बैंड क्या है? तो क्यू बैंड याद रखिएगा, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बाकी सब में क्या यूज करते थे? बाकी सब में हम माइक्रोस्कोप मेनली नहीं यूज करते थे, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते थे। इसमें हम अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। इसमें कैसा दिखेगा? तो ब्राइट फ्लोरोसेंस बैंड दिखेंगे जब अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर होगा। इसमें सेम डार्कली स्टेन्ड होता है जैसा कि जी बैंड में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक्सपोजर करेंगे तब ये दिखेगा। जी बैंड कैसा था? तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर खाली, फिर यहाँ पर इस तरह से जो जी बैंड था उस तरह ही दिखेगा, लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या डालना पड़ता है? तो क्यूनाक्रीन मस्टार्ड डालना पड़ता है, ठीक है। लायन हाइपोथेसिस, अब ये क्या होता है लायन हाइपोथेसिस? यही बताए थे बारबोदिज के बारे में। जैसे कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो जो एक्स ये है ये मेनली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और ये कहलाता है हमारा बारबोदिज। किस फेज में देखा जाता है, स्टेज में देखा जाता है? तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। ये मेनली एक्स क्रोमैटिन होता है, डार्कली स्टेन्ड किया जाता है, अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कब? तो इंटरफेज टाइम में, ठीक है। ये बारबोदिज मेनली जो होता है ना वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट हुआ तो फीमेल होगी, एब्सेंट हुआ तो मेल होगा। 2 काम हो सकता है अगर एब्सेंट हुआ तो, या तो टनल सिंड्रोम हो जाएगा मोनोजोमी पर, नहीं तो फिर मेल होगा, ठीक है। अब इसका शेप कैसा होता है? तो दम स्टिक अपीयरेंस होती है इसका। और अगर इसके इनएक्टिवेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो लाइनाइजेशन कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर अगर मैकेनिज्म देखें तो एक्स क्रोमोसोम में एक जीन होता है जिसको XIST जीन कहते हैं। इसमें एक RNA होता है LNC RNA, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? तो न्यूक्लियस में। यही मेनली हेल्प करता है एक्स क्रोमोसोम को जीन साइलेंसिंग में, जिसको हम कहते हैं बारबोदिज, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है सोमैटिक सेल ऑफ द फीमेल में। यहाँ तक समझने में, देखिए यहाँ पर वही कह रहा है। मेनली क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम को कैरियोटाइपिंग कहते हैं। ये मेनली सेल के अंदर किया जाता है, जैसे कि स्किन फाइब्रोब्लास्ट, पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट, एमनियोटिक सेल, ये सब में किया जाता है। नॉर्मल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सोमैटिक सेल के अंदर डिप्लॉयड होता है और एक्सप्रेस होता है 46XX या 46XY में। मिटोसिस के समय ये अरेस्ट हो जाता है मेनली मेटाफेज स्टेज में। कैसे? तो बाय द यूज ऑफ कॉल्की काइन, ठीक है। अब इसमें मेनली आपको 2 देखने को मिलेगा, पहले ही बता दिए थे। PQ, अगर भूल जाएं कि कौन सा शॉर्ट आर्म है कौन सा लॉन्ग आर्म है तो P और Q लिखिए। पहले कौन आता है? P, उसके बाद Q, तो Q बड़ा हो गया, P छोटा हो गया, ठीक है। अब बैंडिंग टेक्निक एंड सिलेक्टेड फीचर्स, ये तो पहले ही बता दिए। Q बैंडिंग, G बैंडिंग, R बैंडिंग और C बैंडिंग। मेनली C बैंडिंग में क्या होता है? सेंट्रोमेयर में होता है। और ये देखें, ये क्या होता है? सेंट्रोमेयर में होता है। डार्कनिंग यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए। ये तीनों जो है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, सिर्फ इसको छोड़ के जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज किया जाता है, लेकिन जी में अल्ट्रा वायलेट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जी बैंड और आर बैंड एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जी बैंड डार्क है वहाँ पे आर बैंड लाइट है, जहाँ पे आर बैंड डार्क है
वहाँ पे जीवन लाइट है। मोस्ट कॉमन अगर बाइंडिंग पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जी बाइंडिंग होता है। इसमें मेनली कैसा एनालिसिस होता है, तो साइटोजेनिक एनालिसिस होता है। ठीक है। क्यू बाइंडिंग, क्यू कहाँ से आया है, तो दाई का नाम है, किसका नाम है, दाई का नाम है क्यूना क्राइन मस्ताद, वहाँ से। और ये मेनली फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है। इसमें कोई भी साइटोजेनिक एनालिसिस नहीं किया जाता है, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट में ये एक्सपोज होता है। और जी बाइंडिंग में कौन सा डाई यूज होता है, तो ट्रिप्सिन फॉलोड बाय जिम्सा। आर बाइंडिंग में अल्कालीन सॉल्यूशन फॉलोड बाय जिम्सा। सी बाइंडिंग में केमिकल फॉलोड बाय जिम्सा। तो ये तो अच्छा से समझ में आ गया है। ठीक है। कुछ और बाइंडिंग होता है जिसका नाम है टी बाइंडिंग, ये टेलोमेयर के लिए होता है। सी बाइंडिंग कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिक के लिए होता है। नॉर बाइंडिंग न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन के लिए होता है। ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोजोम कितने टाइप के होते हैं, तो पहले तो होता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। कहने का क्या मतलब है, मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर पे पाया जाता है, दोनों आर्म इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल होंगे एकदम बीच में, मेटासेंट्रिक। उसके बाद क्या है, सब मेटासेंट्रिक। अब धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर वाला छोटा होते जाएगा, नीचे वाला बड़ा होते जाएगा। तो सेंट्रोमेयर जो है ना, इज मूव अवे फ्रॉम द सेंटर सो दैट आर्म ईयर अनइक्वल इन साइज। क्या होगा, सेंटर से अवे जाएगा सेंट्रोमेयर, जिसके कारण जो आर्म है अनइक्वल, एक बड़ा और एक छोटा हो जाएंगे। ठीक है। तो एक्स क्रोमोजोम में लार्ज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम देखा जाता है। आ गया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो है ना ऑलमोस्ट टिप तक पहुंच गया, टिप तक पहुंच गया एक इंच का। ठीक है। ये मेनली बायोक्रोमोजोम में देखा जाता है। अब आ गया टेलोसेंट्रिक। देखिए अब बचा ही नहीं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इज एट एक्सट्रीम इन रेप्लिकेटिंग क्रोमोजोम, इसलिए क्रोमोजोम में सिर्फ एक ही आर्म दिखेगा, और ये मेनली ह्यूमन में नहीं दिखता है। साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज। साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज कहने का क्या मतलब, साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज देखिए नाम में ही इसका छुपा हुआ है, ब्रांच ऑफ जेनेटिक जो मेनली स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। साइटो मतलब सेल, जेनेटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके स्टडी को हम साइटोजेनेटिक कहते हैं। साइटोजेनेटिक स्टडी में हम नंबर और मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं वो है डिलीशन, लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल लॉस हो गया ना। दूसरा है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बैलेंस ट्रांसलोकेट, पहले तो ट्रांसलोकेट एक दूसरे से ये लोकेशन को चेंज करना, लेकिन बैलेंस देखिए 1 2 इधर दिख रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर 2 और 1 हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज हुआ है लेकिन बैलेंस्ड हुआ है। रोवर्सोनियन ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है ना, ट्रांसलोकेशन मेनली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में होता है, 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में। कहने का क्या मतलब है कि दो यहाँ पर क्रोमोजोम होगा और दोनों का जो सेंटर है सेंट्रोमेयर वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक जो होगा वो जो लार्ज है वो मिल जाएगा, जो स्मॉल है वो मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, एक बहुत लार्ज हो जाएगा, एक बहुत स्मॉल क्रोमोजोम हो जाएंगे। ठीक है। इन्वर्सन, इन्वर्सन मतलब उल्टा हो जाना। देखिए एक क्रोमोजोम है, यहाँ पर क्या है 1 2 लिखा हुआ है, इधर देखिए 2 1 लिखा हुआ है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो ये सारे टर्म याद रखने के लिए है। इंसर्शन, डिलीशन और रोवर्सोनियन ट्रांसलोकेशन एसोसिएटेड होता है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब ये जो गैमेट्स जो कंटेन होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम मेनली हैप्लॉइड, वो रिप्रेजेंट करते हैं 23x या 23y, इसको हैप्लॉइड कहते हैं। एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं, यूप्लॉइडी। क्या, यूप्लॉइडी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ तो उसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। हम आगे एन्यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, या तो इसमें
क्रोमोसोम का लॉस होता है या गेन होता है? लॉस, गेन, इसमें मेनली मोनोजोमी और ट्राइजोमी देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, नॉर्मल मियोसिस हुआ, 2 गैमेट बना, दोनों गैमेट फ्यूज होके डिप्लॉयड सेल बन गया। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड फेज होता कहाँ पे है? डिप्लॉयड तो एनाफेज लैग में या नंजी सेक्शन में। अब ये दोनों है जो एबनॉर्मल गैमेट बन गया। मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम उसमें चला गया, एक क्रोमोसोम उसमें एब्सेंट हो गया, तो एबनॉर्मल ये क्या हो गया? गैमेट बन गया। कैसे? तो नन डिसजंक्शन के कारण। तो अब इसके कारण क्या होगा? या तो मोनोजोमी बनेगा या ट्राइजोमी। जिसमें एब्सेंट हो जाएगा वो मोनोजोमी हो गया, और जहाँ पे वो गेन हो जाएगा उसको ट्राइजोमी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरह का होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या देखेंगे? तो चेंज होता है जेनेटिक मेकअप में। कहाँ? तो जीन के अंदर। और इसमें मेनली सिक्कल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया ये सब देखने को मिलेगा। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में या तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड होगा, या लेस होगा, या ब्रेकडाउन होगा। एनीप्लॉयडी जो अभी पढ़े थे उसका मतलब क्या हो ना, या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का जुड़ जाना या एक क्रोमोजोम का घट जाना। ये मेनली होता कैसे है? तो नन डिसजंक्शन के कारण। मतलब कि एक में मान लीजिए कि कोई स्पर्म है, एबनॉर्मल स्पर्म, एक में 22 है, मान नहीं करें, फीमेल के साथ भी हो सकता है, एक में 24 है। अगर ये 22 वाला अगर एक जो फीमेल है उसके एलिस से मिला तो कितना बनाएगा? एक कम बनाएगा, और ये मिलेगा तो एक ज़्यादा बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको हम एनीप्लॉयडी कहते हैं। पॉलीप्लॉयडी क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा हैप्लॉयड सेल पूरा सेट आ जाता है, जैसे 3n 4n। तो क्या एनिमल में ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं? नहीं, ये मेनली प्लांट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए नेमिंग करने के लिए सीखते हैं। कैसे हम ये क्रोमोसोम को नेम करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा? द डी जॉर्ज सिंड्रोम, जिसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? 22q11.2। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले ऊपर में क्या होता है? P, नीचे में Q, स्मॉल लार्ज। यहाँ पर क्या लिखा है? 22q11.2। Q मतलब कहाँ हुआ? तो लार्ज आर्म में हुआ है। 22 नेमिंग ऑफ क्रोमोजोम, मतलब ऐसे देख ये लिखा हुआ है, इसको देख के आप क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं कि ये क्रोमोजोम का क्या है क्या नहीं है? तो चलिए एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है वो डी जॉर्जी सिंड्रोम का है। चलिए ये जानना नहीं है, अभी ये जानना है कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं क्रोमोजोम का। जो सबसे पहला जो होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम नंबर। तो मेनली आपको पता है कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? 22 ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोजोम, मतलब कि टोटल 23 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये कौन सा है? 22वां क्रोमोजोम है। क्यू कहने का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्रोमोजोम में 2 आर्म होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। ठीक है, तो शॉर्ट और ये लॉन्ग, ये तो शॉर्ट को क्या कहते हैं? पी कहते हैं, लॉन्ग को क्या कहते हैं? क्यू। याद करने का क्या तरीका? तो अल्फ़ाबेट में पहले पी आता है, बाद में क्यू आता है, तो बाद वाला ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 22 क्या हो गया? क्रोमोजोम नंबर हो गया। क्यू क्या हो गया? क्रोमोजोम आर्म हो गया। अब ये 112 क्या है? तो जो पहला 1 है ना, उसको कहते हैं बैंड। अभी बताए थे ना, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्रोमोजोम है, ऊपर पी है, नीचे क्यू है, इसमें क्या है? 22, ये 22 नंबर का क्रोमोजोम है। ठीक है, क्यू कहने का क्या है? लॉन्ग आर्म, तो हम लॉन्ग आर्म ले लिए इधर से। ठीक है, ये मान लीजिए बीच में सेंट्रोमेयर है। इसमें पहला बैंड, ये जो है ना, ये हो गया हमारा पहला बैंड हो गया। तो हम ये लिख दिए 1। फिर जो है उसका मतलब क्या हुआ? 1, ये हो गया सब
सब बैंड मतलब कि जैसे कि इसका भी बैंड बना 1 1 1 1 2 1 3, तो पहला बैंड ये हो गया। ठीक है, अब इसका सब बैंड होगा तो इसमें भी बनेगा इस तरह से 1 2, तो ये जो 1 वाला है ये हो जाएगा हमारा ये सीक्वेंस में, तो 2 सीक्वेंस तो पता चल गया। अब ये 2 क्या है, तो ये है सब बैंड। पहला क्या हो गया, फिर से लिख देती हूँ 22q 11.2, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम आर्म, बैंड, सब बैंड, सब बैंड। तो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, फिर से कोड लिख देती हूँ। पहले कंट्री, किस देश में है ये, तो क्रोमोजोम नंबर। स्टेट, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्रोमोजोम के आर्म में। सिटी, हमारा क्या हो गया, बैंड हो गया। फिर स्ट्रीट, सब बैंड हो गया। फिर हाउस नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सब बैंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस को ईजिली पहचान सकते हैं। तो हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम में। उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, जेनेटिक डिजीज पढ़े हैं, इसमें मेनली 3 चीज़ें पढ़ा है, ऑटोजोमल जीन, सेक्स लिंक्ड जीन और होलैंड्रिक जीन। ऑटोजोमल जीन में मतलब क्या होता है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम में प्रॉब्लम, मेनली जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो 23 पेयर का होता है। इसमें 22 पेयर क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, ऑटोजोमल क्रोमोजोम होते हैं, इसमें प्रॉब्लम। और एक सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। सेक्स क्रोमोजोम में भी 2 होता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाता है, जो बाई में होता है उसको कहते हैं होलैंड्रिक जीन। तो इस तरह से जेनेटिक डिजीज के बारे में हम समझ गए। अब देखिए, ऑटोजोम में भी क्या पढ़े थे, या तो गेन होगा या रेड्यूस होगा। अगर गेन हुआ तो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, गेन हुआ तो हमें पढ़ने को मिलेगा, एक मिनट, गेन हुआ तो मेनली गेन होगा, तो अगर एक गेन हो रहा है तब 46 में एक गेन होता है, तब 47 होता है। तो इसमें आप ऐसे याद रख लीजिए, तब ज़्यादा इजी होगा। दीप जलाते हैं ना, डी से हो जाता है डाउन सिंड्रोम, ई से हो जाता है इदवार्ड सिंड्रोम, पी से पताऊ सिंड्रोम। 13 18 21 या 21 18 13। अब ये क्या फ़ायदा हुआ इसका, देखिए मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती हूँ कि कौन सा 18 है, कौन सा 21 है, कौन सा 23 है। सिंपल सा है, दीप से याद रख लिए। तो डी इसमें क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये ई 18 हो जाएगा, पी 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पी 13 को लिखने पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये पी बना रहा है, तो इस तरह से मेरे को याद हो जाता है। अब एक और है जो होता है 47 XXY, इसमें एक बार बोदिश को गेन कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ये सब के बारे में सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले भी ऐसा पढ़े थे, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। इसमें क्या था, सिकल सेल एनीमिया जो 11th क्रोमोजोम पे था, फिनाइलकीटोन्यूरिया 12th के क्रोमोजोम, थैलेसीमिया 16, अल्फ़ा बीटा 11th, अल्केप्टोन्यूरिया 3rd, सिस्टिक फाइब्रोसिस 7th। ठीक है, एन्यूप्लॉयडी, हाँ, जो अभी हम क्रोमोजोम में चेंजेज हो रहा था उसको हम एन्यूप्लॉयडी कहते हैं। ठीक है, गेन तो हो गया। अगर लॉस ऑफ क्रोमोजोम होगा तो मतलब जो एक्स है उसका लॉस हुआ तो इसको कहेंगे मोनो में क्रोमोजोम। गेन हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो हो जाएगा मोनोजोमी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक बार बॉडी क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ट्राइजोमी, इसका फॉर्मूला होता है 2n+1, और मोनोजोमी का क्या फॉर्मूला होता है, मोनोजोमी, इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है,
एक और आपको पढ़ने को मिलेगा क्राइडो-कैथ सिंड्रोम। ये मेनली जो 5th क्रोमोसोम है ना उसके साउथ आर्म में डिलीशन के कारण होता है। ल्यूकेमिया, डिलीशन इन द लॉन्ग आर्म ऑफ द 22nd क्रोमोसोम। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, तो जो 21 क्रोमोसोम होता है ना, मेनली क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एक और क्रोमोसोम आ जाता है जिसके कारण ये डिसऑर्डर होता है। कहाँ पर आता है, तो 21 क्रोमोसोम में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और इसी के कारण मेजर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। सेकंड कौन सा है, तो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मेनली माइटोटिक नन डिसजंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मोसासियाज्म के लिए। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ये एक मोस्ट कॉमन और बेस्ट ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ह्यूमन में। ये अफेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, इसलिए मोस्ट कॉमन होता है मेंटल रिटार्डेशन के लिए। इसमें मेनली 3 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो नन डिसजंक्शन, दूसरा रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन और तीसरा मोज़ेक। जो नन डिसजंक्शन है ना, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा, जो नन डिसजंक्शन है ना, इसमें मेनली क्या होता है, तो 47 प्लस 21। इसका कहने का क्या मतलब है, ट्राइजोमी होता है 21 नन डिसजंक्शन पर, जो मेनली मोस्ट कॉमन कॉज होता है 95% केसेस में डाउन सिंड्रोम क्यों हुआ है, तो नन डिसजंक्शन के कारण। इसमें मियोटिक मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, तो 21st क्रोमोसोम में। ठीक है, ये आता कहाँ से है, तो मदर तरफ से आता है। इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या होता है, मैटरनल के एज से होता है। दूसरा रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसका जब लिखेंगे ना तो 46 प्लस 21 लिखेंगे। इसमें क्या होता है, ये मेनली 4% केसेस में देखे जाते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो डेराइव होता है प्रेजेंस ऑफ रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन के कारण। मतलब जो लॉन्ग आर्म होता है ना क्रोमोसोम 21 का, वो अनदर के साथ क्या करता है, फ्यूज कर देता है। जैसे कि 22 14, अब ये दोनों क्या कर देगा, देखें जैसे कि ये 22 है और ये 14 है, तो ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा और एक बना लेगा, तो इसके कारण कोई नया ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा है, इसमें कोई भी मदर का रिलेशनशिप नहीं होता, मदर के एज से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन हाँ फैमिली से आता है। तीसरा है मोज़ेक, 1% लोगों में देखा जाता है। ये क्यों होता है, तो माइटोटिक नन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21, और ये कब देखा जाता है, तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस में। इसमें भी मार्क्स के एज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या है, मैटरनल मियोटिक नन डिसजंक्शन। एडवांस एज होता है जिसके कारण ट्राइजोमी के इंसिडेंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन एडवांस एज सिर्फ मदर का, फादर से कोई लेना देना नहीं होता है। जो लोअर डाउन सिंड्रोम है ना, वो एसोसिएटेड होता है रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन और मोजेसियम से, लेकिन इसमें माँ के एज से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो क्या ये दोबारा आ सकता है, रिस्क ऑफ रिकरेंस है नन डिसजंक्शन में, तो हाँ है। 1 से 4% जो लोग होते हैं ना, उनमें मैटरनल एज के साथ ये रिस्क होता है, और जो 1% लोग होते हैं उनमें जिनका ऑलरेडी एक चाइल्ड जिसको ट्राइजोमी 21 होया हुआ है, वो उनमें रीअकरेंस होने के चांसेस है। और 10 से 15% किन में, जो मदर कैरी कर रही है 14q या 20q ट्रांसलोकेशन, मेनली 45XX में। और 100% चांस रिकरेंस का किस में होता है, जिनमें मदर कैरी कर रही है 21q डिसलोकेशन 45XX में, तो उनमें क्या होता है 100% चांसेस होती है।
ठीक है। अब जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो देखिए, इसका अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना तो इसका एक निमोनिक्स है, माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम। क्या निमोनिक्स है? माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम। अब इससे क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले माई मतलब मेंटल रिटार्डेशन। ये तो आप जानते हैं मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन का, तो डाउन सिंड्रोम। इसमें माइक्रोगेनेथिया देखने को मिलता है, मतलब जो बच्चे होते हैं ना उनका जो ये मैंडिबल होता है वो छोटा होता है, ठीक है। दूसरा सी कंजेनाइटल हेल्थ डिजीज या कैटरैक्ट, ये दोनों देखने को मिलता है। एच से क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिया या हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों भी देखने को मिलेगा। आई जो फर्स्ट और सेकंड तो है ना उसका जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सैंडल तो। जैसे ये फिंगर है तो ये इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मल अगर इस तरह रहना चाहिए तो ये गैप ज़्यादा हो जाएगा। किसके किसके बीच? तो फर्स्ट और सेकंड तो, मतलब थंग और सेकंड उसके बगल वाला फिंगर के बीच। ए ल्यूकीमिया रिस्क बढ़ जाएंगे, लंग प्रॉब्लम हो जाएगा। डी डिओडनम एथ्रेसिया हो जाएंगे। एच हिल्स प्रग डिजीज देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस होता है। ए अल्जमाइजल डिजीज, एटलैंटोएक्सियल इनस्टेबिलिटी। ए सीमन क्रीज कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल में हमारा जो ये लाइनिंग होता है इस तरह से होता है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में देखिएगा ना तो ये लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक एक होता है, यहाँ इस तरह का नहीं होता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। पी प्रोट्रूडिंग टंग। आर रॉन्ड फेस रोलिंग आई जुमेली निस्तागमस में देखा जाता है। ओ ऑसिपिटल फ्लैट होता है। बी ब्रशफील्ड स्पॉट या ब्रैकीसिफेली देखने को मिलता है। ब्रैकीसिफेली कहने का क्या मतलब है? जो ये जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एल लो नसल ब्रिज लैंग्वेज प्रॉब्लम। ई इपिकेंथक फोल्ड या ईयर फोल्ड। ए मैंगोलियम स्टेंट देखने को मिलेगा। स्लेंथ कहने का क्या मतलब? मायोक्लोनस, ठीक है। और एक और चीज़ मिलेगा क्लिंडोडेक्टाइल मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारा जो लिटिल फिंगर होता है ना वो तुरंत छोटा हो जाता है साइज से, ठीक है। आई डिजीज में अब बताती हूँ अलग अलग ऑर्गन से लेके, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में आपने क्या देखा कि हाइपोटोनिया, आलसीपन हो जाता है, मसल कम हो जाते हैं, ईयर छोटा हो जाता है, माउथ छोटा हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलता है, हेड छोटा हो जाएगा, पल्पेब्रल फीचर ऊपर की ओर चला जाएगा, जैसे चाइनीज लोग में होता है ना ओसा, सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज देखने को मिलेगा, वो जो हैंड में अभी बताई थी। आई में कौन कौन सा डिजीज होगा? तो आई में मेनली स्पेकल्ड आइरिस या ब्रशफील्ड स्पॉट होंगे। ब्रशफील्ड स्पॉट कहने का क्या मतलब है? इस तरह का स्पॉट देखने को मिलेगा, कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्टिव एरर, स्ट्राबिस्मस देखने को मिलेगा। कार्डिक में मोस्ट कॉमन क्या होता है? तो इंडोकार्डियल क्यूशन। जब आप ईसीजी करवाइएगा ना फीटस का तो उसमें कोई भी मरमर नहीं देखने को मिलेगा। जीआई डिफेक्ट में डिओडेनल एट्रेसिया, हिल्सबर्ग डिजीज देखने को मिलता है। कार्डिक डिफेक्ट बता दिए। फीडिंग प्रॉब्लम में खाते समय खाना तकता है, बार बार निमोनिया होगा, बहुत प्यास लगेगा। कोजेनाइटल हियरिंग लॉस होता है, कॉन्स्टिपेशन में होता है, जैसे कि आप डाइट रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, लिमिटेड फ्लूइड लिए हुए हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्सनिया, सोते समय क्या होंगे? आपको एकाएक ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। हेमेटोलॉजी ब्लड से रिलेशन देखें तो ल्यूकेमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी को देखें तो कोजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म या एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग करवाया जाता है TSH और T4 का 3, 6 और 12 मंथ पे एनुअली,
ठीक है। अब आते हैं एटलैंटो एक्सियल सब रिलैक्सन में। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें रेडियोग्राम में क्या देखेंगे कि कहीं नेक पेन, टॉन्सिलाइटिस, लिमिटेड नेक मोर्टिलिटी, डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग तो नहीं है, मोटर स्किल का लॉस तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है। इम्यूनाइजेशन देखेंगे कि कैसा है। चलिए अब हेल्थ सुपरविज़न करते हैं कि कैसे हेल्थ का करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग को डील करेंगे। हेल्थ सुपरविज़न बिफोर बर्थ, जन्म से पहले हमें क्या करना देखना चाहिए, तो प्री नेटल काउंसलिंग करवाना चाहिए। उसके बाद फीटल इकोकार्डियोग्राम करवाना चाहिए, फीटल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, मेनली जिनको जीआई प्रॉब्लम है। ठीक है। बर्थ से लेकर 1 मंथ तक क्या क्या करवाना चाहिए, हाइपोटोनिया देखना चाहिए, फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, एस्ट्राबिस्मस, कैटरैक्ट, निस्ताग्मस तो नहीं है बर्थ में या 6 मंथ तक। इकोकार्डियोग्राम करवाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन है तो स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। लैब में क्या क्या देख करेंगे, तो सीवीसी देख करवाएंगे, 1 मंथ का है। ठीक है। तो थायराइड का स्क्रीनिंग करवाएंगे। 1 मंथ से 1 ईयर तक क्या है, अगर बार बार ओटिटिस मीडिया आ रहा है तो ईएनटी को रिफ़र करेंगे। हियरिंग प्रॉब्लम है तो ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। कैटरैक्ट, निस्ताग्मस और स्ट्रैबिस्मस हो रहा है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। अगर एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो उसमें रूटीन वैक्सीन, डाउन सिंड्रोम, ग्रोथ कर्व मेनली 6 से 12 मंथ का देखेंगे और फिर एनुअली देखेंगे। 1 से 5 साल के बीच में क्या करना चाहिए, तो मेनली नेक एक्सरे करवाना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या क्या देख सकते हैं, एटलैंटो एक्सियल इनस्टेबिलिटी, एनुअल स्क्रीनिंग करेंगे हाइपोथायराइडिज्म का, ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया जिसमें रेस्टलेसनेस स्लीपिंग होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, रूटीन वैक्सीनेशन देखेंगे। ठीक है। इस तरह से मेनली सुपरवाइज किया जाता है। अब एक बार पूरा एकदम अच्छा से इसका सिम्टम बता देते हैं। क्या है, ये लिखा हुआ है साइमन क्लीज। इसमें मान लीजिए हमारा फिंगर है। ठीक है। तो इस तरह से एक ही साइमन क्लीज बनेगा, इसको सिंगल पार्मल क्लीज कहा जाता है। ठीक है। अब है क्लिंडोडैक्टाइलिया। इसमें क्या हो जाएगा, जो फिफ्थ फिंगर है ना, लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं, वो नीचे की ओर हो जाता है। ठीक है। सैंडल टो गैप, इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं इसके स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या क्या अगर इन्वेसिव कराना है अंदर से तो एमनियोसेंटेसिस या सीवीएस करवाएंगे। ठीक है। लेकिन अब देखते हैं टेबल कौन कौन सा स्क्रीनिंग प्रोसीजर किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्क्रीनिंग होगा ना, वो होगा ट्रिपल टेस्ट या क्वाड स्क्रीनिंग। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मेनली किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट कब करना चाहिए, क्वाड टेस्ट तो 15 से 20 वीक में करना चाहिए। डिटेक्शन रेट किसका ज़्यादा है, तो क्वाड का ज़्यादा है, 81% है। फॉल्स नेगेटिव रेट दोनों का सेम है, 5% तक क्यों ना क्वाड स्क्रीनिंग करवा लें। मैटरनल, इसमें क्या क्या किया जाता है, तो मैटरनल सीरम, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन लो होना चाहिए, ईस्टरट्रायोल लो होना चाहिए, एसीजी हाई होना चाहिए। ये इतना हो जाएगा ट्रिपलेस टेस्ट में। और क्वाड्रेंगल स्क्रीनिंग में एक और बढ़ा देंगे, इनहेविन अल्फ़ा हाई होना चाहिए। तो हाई कौन कौन सा है, इनहेविन अल्फ़ा और एसीजी क्या है, हाई है, बाकी दोनों लो है। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड टेस्ट, ये कब करवाना चाहिए, तो 10 से 13 वीक में। इसके चांसेस 85% होते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड देखा जाता है, न्यूचल ट्रांसुलेंसी जो बढ़ जाता है डाउन सिंड्रोम में, डक्टस वेनस फ्लो जो रिवर्स हो जाता है, नसल बोन हाइपोप्लेसिया हो जाएगा, एससीजी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको पीपीए कहते हैं, वो लो हो जाता है।
सबसे ज़्यादा जो होता है ना 95% वो है इंटीग्रेटेड टेस्ट, जो 10 से 13 या 15 से 20 वीक में हम करवा सकते हैं। इसमें क्या है, तो ये मेनली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रिपल कंबाइन टेस्ट करेंगे और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्वाड टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑटोजोमल ट्राइजोमी में। सेकेंड ऑटोजोमल ट्राइजोमी में क्या था, एक तो देखने को मिल रहेगा ट्राइजोमी ऑफ 13 जिसमें पताओ सिंड्रोम है, और ट्राइजोमी ऑफ 18 इदवार सिंड्रोम है। इससे पहले मैं पिक्चर के थ्रू डाउन सिंड्रोम को एक बार आपको दिखाती हूँ, उसके बाद ये सबको डील करेंगे। इस तरह का पिक्चर देखिए जिसमें क्या है, देखिए सिंगल पार्मर क्रीज है, ठीक है। आप अपना हैंड देखिए, कभी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आपके हैंड में ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इस पेशेंट में क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ सिर्फ एक ही क्रीज है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं ये जो फिंगर है हमारा लिटिल फिंगर, वो इस तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इस तरह से मुड़ गया है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लिंडोडेक्टाइलिया। थर्ड क्या देख रहे हैं, तो थर्ड पिक्चर में आप यहाँ पर आई को देखिए, चाइनीज आई की तरह इस तरह हो गया है। फोर्थ यहाँ पर फोल्डिंग नेक के पीछे वो ज़्यादा हो गया है। फिफ्थ जो नर्सल ब्रिज है वो फ्लैट हो गया है। सिक्स्थ देखिए ये जो हमारा मैंडिबल है वो अंदर की ओर चला गया है, माइक्रो एग्नेथिया, ठीक है। और क्या देखेंगे, ये देखिए सैडल तो फिंगर के बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया, आप अपना देखिए स्पेस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये सब सिम्टम देखिएगा तो आप क्या समझिएगा, ये सब सिम्टम देखेंगे तो सिंपल समझेंगे कि ये किसका सिम्टम है, हमारा डाउन सिंड्रोम का। और डाउन सिंड्रोम में कहाँ होता है, तो देखिए ये भी इसका भी ले आई हूँ पिक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। 21 में क्या हो गया है, देखिए सब जगह क्या है, दो दो है, लेकिन यहाँ पर 3 क्रोमोजोम आ गया है। तो एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम आ गया ना, इसी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब एक हॉस्पिटल में बेबी पेशेंट आया, उसको आप देखिएगा कि क्या है, क्लेफ्ट लिप होया हुआ है या प्लेट होया हुआ है। अंगुली क्या है, ज़्यादा है, देखिए 1 2 3 4 5, मेनली 4 होना चाहिए लेकिन 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 6 है, तो पॉलीडेक्टाइलिया है। और फिर क्या देखेंगे, क्लोज सेटअप आई है, आई क्या है, क्लोज है, या आई स्मॉल है या है ही नहीं, ठीक है। या उसका जो हेड है वो स्मॉल है, आईब्रो अब्सेंट है, कान का सही से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्लेंच्ड हैंड है, एक्स्ट्रा फिंगर है, जो टेस्टिस है वो डिसेंडेड नहीं हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा ये ट्राइजोमी के कारण हुआ है, तो मेनली ये होता है ट्राइजोमी 13 के कारण। अब ये कैरियोटाइप आया हुआ है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे होया हुआ है, देखिए ये 2 है 2 है 2 है 2 है, सारे में 2 है, सिर्फ एक ये क्या है यहाँ पर 3 है, मतलब कि ट्राइजोमी इन 13 ऑटोजोम, ठीक है। अब 13 ऑटोजोम में ट्राइजोमी के कारण मेनली कौन सा डिजीज होता है, तो जो डिजीज होता है उसका नाम है पताओ सिंड्रोम, ठीक है। तब इसका निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे, तो पी से क्या होता है, पताओ होता है, पी से क्या होता है, पॉलीडेक्टाइलिया होता है, पी से क्या होता है, पलेट होता है। ये सब डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो कौन सा हो जाएगा, पताओ सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि ये मेन डिफेक्ट होता है। और भी क्या हो सकता है, ग्रोथ फेल्यूर, मेंटल रिटार्डेशन, फ्लैट बैक ऑफ हेड, एबनॉर्मल ईयर, उसके बाद ब्रॉड फ्लैट फेस, स्लैटिंग आई, इपिकैंथल आई फोल्ड, शॉर्ट नोज, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड। इसके बाद और क्या हो सकता है, कोजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कोलॉन है वो इनलार्ज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, अम्बिलिकल हर्निया,
ये सब सारे ये सब सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन सिम्टम था वो क्या क्या था बता दिया। ठीक है, पताओ सिंड्रोम का एक और निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं, इसका नाम में ही इसका निमोनिक्स है। जैसे PATAU पताओ, P से पोलीडेक्टाइलिया हो जाएगा, A से एप्लेसिया क्यूटिस या लो हेयर लाइन, T से टेरिबल फेस जैसे कि मिड फेस एबनॉर्मलिटीज, क्लेप लेप्ट और क्लेप पैलेट, ये सब देखने को मिलेगा। A से एबनॉर्मल हार्ट, U से यूरिनरी सिस्टम एबनॉर्मलिटीज, इसमें मेनली हॉर्स शेप किडनी देखने को मिलता है। किडनी एक दूसरे से अपने से सेपरेट नहीं हो पाता है, इसलिए कैसा बन जाता है, हॉर्स शेप किडनी बन जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसिफेली और क्या देखने को मिलेगा, पोलीडेक्टाइलिया। इसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है जिसको कहते हैं होलोप्रोजेनसेफेली। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा प्रोजेनसेफ्लॉन है उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। क्यों? तो एक जीन है SSS जिसकी कमी के कारण। ठीक है, इसका अगर मोस्ट कॉमन कोजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पूछे तो वो होगा VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसका जो पाँव होता है ना वो मेनली इस तरह से होता है। कैसा? देखिए, ये जो अभी बता रही हूँ ना, जैसे कि कोजेनाइटल डिफेक्ट और ये पाँव रॉकर बॉटम फीट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन पताओं में कम देखने को मिलता है, इदवार्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो होता कैसा है, जैसे कि नॉर्मल फिट जो होता है वो हमारा इस तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, इस तरह से नॉर्मल फिट होगा, या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। ऐसा तो हमारा नॉर्मल फिट नहीं होता है, तो ये रॉकर बॉटम फिट हो जाता है। ठीक है, अब एक ऐसा केस आएगा जिसमें कि एक बेबी है, उसका जो ये ओसिपुट है, मतलब जो बैक पार्ट है ये वाला प्रोमिनेंट है, माउथ है जो स्मॉल है, जॉ है जो छोटा है जिसको माइक्रोगैंटिया कहते हैं, नेक शॉर्ट है या नहीं के बराबर है। ठीक है, जो चेस्ट है उसमें देखिए यहाँ पर इस तरह से निकला हुआ है, और उसके बाद स्टर्नम जो है वो छोटा सा है या प्रोमिनेंट है। ठीक है, और जो निप्पल वाला सेट होता है वो वाइड है। अगर ईयर देखेंगे तो डिस्प्लास्टिक या मेलफॉर्म्ड ईयर दिखेगा। बेबी है जो मुट्ठी बंद किया हुआ रहेगा, लेकिन उसमें फिंगर ओवरलैप रहेगा। बिग तो जो है वो फ्लैक्स्ड है। जब इसका कैरियोटाइप देखेंगे तो ट्राइजोमी ऑफ कौन सा कितना होया हुआ है, 18, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 18। तो आप इसको कौन सा बीमारी कहेंगे? इसको हम कहते हैं इदवार्ड सिंड्रोम। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इदवार्ड सिंड्रोम मेनली ट्राइजोमी ऑफ 18 ऑटोजोमल क्रोमोजोम के कारण होता है। इसमें मेनली आपको प्रोमिनेंट ऑसिपुट देखने को मिलेगा। इसका कहने का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा ऑसिपुट। माइक्रोग्नेथिया, वो जो यहाँ पे मौत के नीचे जा होता है ना, जैसे कि हमारा लिप्स है, इसके नीचे जो जा होता है ये अंदर की ओर चला जाता है। माइक्रोग्नेथिया मतलब कि वह मैंडिबल का अंदर जाना। लो सेट ऑफ ईयर, जो ईयर जहाँ पे होना चाहिए उससे नीचे होता है। ठीक है, और क्या देखते हैं, तो इसका जो कोड है निमोनिक से याद करने का वो इसके बीमारी में ही है, ईद वार्ड। ठीक है, कैसे? तो ई से हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 18, डी से डिजिटल ओवरलैप स्टार्टिंग में दिखाया था, डब्ल्यू से वाइड हेड जो प्रोमिनेंट ओसिपुट के लिए है, ए से एब्सेंट इंटेलेक्चुअल मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन, आर से रॉकर बॉटम फीट, डी से डिजीज हर्ट, और एस इदवार्ड्स है ना, तो इसका हो जाएगा स्मॉल लोअर जा। तो इसके नेम में ही इसका निमोनिक्स है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब ट्रीटमेंट से लेना देना क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले पताऊ पढ़े थे, ये पताऊ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, डिफिनिट ट्रीटमेंट, लेकिन हम सर्जरी करके जो हार्ट डिफेक्ट है, जो क्लिप है, ये सबको सही कर सकते हैं। जब बात करें इदवार्ड
सिम्टम सिंड्रोम का, तो इसका कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूछे दोनों में कॉमन फीचर क्या है, तो दोनों में कॉमन फीचर होता है मेंटल रिटार्डेशन, रॉकर बॉटम फीट और कोजेनाइटल हर्ट डिफेक्ट। और जो तीनों ट्रिपल टेस्ट होता है ना, उसमें तीनों कंपोनेंट दिखेगा। कौन कौन सा, तो मेनली MSAFB मैटरनल सीरम अल्फा पेटोप्रोटीन इंक्रीज दिखेगा, रिड्यूस दिखेगा, और स्टाटायोल SCG लो दिखेगा। किस में, तो इदवार्स सिंड्रोम में। जो मैटरनल सीरम अल्फा पेटोप्रोटीन है वो मेनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज होता है, लेकिन डाउनवर्ड और इदवार्स सिंड्रोम में डिक्रीज होता है। तो इनसे हमें ये पता चल जाएगा। कैट आई सिंड्रोम, आगे जानने से पहले जो इसका नाम है उसको समझिए। कैट की तरह दिखने वाला आई, तो नॉर्मल में कैसा होता है हमारे ह्यूमन बीइंग का आई, तो जो ये आइरिस होता है ना, उसके बीच में देखिएगा काला पुपिल होता है, लेकिन हमारे कैट में पुपिल इस तरह से वर्टिकल होता है। तो हम जो हमारा बेबी होगा उसमें अगर इस तरह का वर्टिकल पुपिल दिखने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैट आई सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो वर्टिकल पुपिल अपीयरेंस होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए वर्टिकल क्रोमोसोम्स ऑफ आइरिस कहा जाता है। इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। इसका अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम होता है एस्कीमिड फ्रास्कारो सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें क्या है, तो इसका जो होता है ये ट्राइजोमी क्रोमोसोम नंबर 22 के कारण होता है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको मेनली एक और चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो होता है ना, पार्शियल ट्राइजोमी होता है, पूरी तरह ट्राइजोमी नहीं होता है, पार्शियल ट्राइजोमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है वर्टिकल कोलोबोमास कहाँ देखा जाता है, तो कैट आई सिंड्रोम में। अब इससे रिलेटेड एक और डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं 5P। ठीक है, P मतलब शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बच्चा जो रोता है ना वो बिल्ली की आवाज़ की तरह रोता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हाइपोटोनिया के कारण, 5B डिप्लीशन के कारण। उसका जो बेबी है उसमें हाइपोटोनिया होया हुआ है, क्यों, क्योंकि फीडिंग सही से नहीं कर रहा है। कॉमन फीचर देखेंगे तो फेस मून की तरह हो जाएगा, जो नर्सल ब्रिज है वो फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें ये माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, एग्रेसिव देखिएगा, और कार्डिक एबनॉर्मल्स भी उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ईयर की बात करें तो लो सेट ऑफ ईयर होंगे, जहाँ पे ईयर होना चाहिए वहाँ से नीचे हो। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें पढ़ने के पहले एक केस बताइए। कोई आपके पास पेशेंट आया, 17 साल का ओल्ड मेल है। ठीक है, उसको देखिएगा तो वो बहुत लंबा है, उसको जल्दी कुछ याद नहीं होता है, उसका ब्रेस्ट इनलार्ज हो गया है, फेशियल हेयर जो बॉडी हेयर है वो कम है, टेस्टिस है जो 10 ml से कम है, उसके बाद वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसको देख के आपको क्या एक सिंड्रोम दिमाग में आएगा, वो है हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है मेल का, जिसमें हाइपोगोनेडिज्म और इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। ये ऐसा होता क्यों है, मेनली जो फीमेल है उसमें एक सेक्स होता है, इसमें एक बोर बॉडी, मेल में 9 बार बॉडी, लेकिन जो ये मेल है इसमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बार बॉडी आ जाएंगे, जिसके कारण मेनली ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम। तो इसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, 47 46 होता था, लेकिन एक एक्स और आ गया, इसलिए 47XX/। ठीक है, इसमें और क्या देखने को मिलेगा, तो ये सिंड्रोम में टेस्टेरियन क्या होते हैं, कम होते हैं, इनहेबिन कम होता है, लेकिन
लिटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? क्योंकि मियोटिक नन डिसजंक्शन होता है सेक्स क्रोमोसोम में। बढ़ाया था ना, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्पर्म है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक में 26 है, एक में 22 है, एक में 24 है। ठीक है, अब ये 24 वाला जाके ये फीमेल ओवम से अटैच कर लिया, तब इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। इस तरह से नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एक्स आ गया, इसका मतलब कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? तो ये मेनली मेल सेक्स के साथ होता है, हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मेल का है वो कम दिखेंगे, आईक्यू नॉर्मल से कम होगा, लॉन्ग आर्म और लेग होंगे, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट, ये सब ये मेनली एसोसिएटेड होता है माइट्रियल वल्व प्रोलैप्स से। याद रखिएगा कौन सा कार्डिक डिजीज इसमें होता है, माइट्रियल वल्व प्रोलैप्स। ठीक है, टेस्टेरोन कम होने के कारण इसमें हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा। और क्या है, इसमें ओस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलता है, बिहेवियर प्रॉब्लम, वो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सही कैसे होगा? तो पुबर्टी के समय टेस्टेरोन थेरेपी किया जाता है। टर्नर सिंड्रोम आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में, उसमें क्या होता है, एक बार बॉडी एक्स्ट्रा आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक बार बॉडी एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण ये टर्नर सिंड्रोम होता है, और ये मेनली फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्स क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज इन द फीमेल, इसमें एक जो क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम, उसकी कमी हो जाती है। तो फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, 45X लिखते हैं इसका कैरियोटाइप में। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या दिखेगा? तो क्लिनिकल फीचर्स के पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं। इसमें जो डिसफंक्शन के कारण ये मेनली होता है, मोजिक कैरियोटाइप इसमें देखने को मिलेगा। डिलीशन ऑफ कौन सा जीन हो जाएगा, इसमें SHOX, इस जीन का डिलीशन हो जाता है, जिसके कारण SHOX जो एक्स क्रोमोसोम में ये जीन होता है उसका डिलीशन हो जाता है, इसलिए स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। और स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज को क्या कहते हैं, लेरी वेल सिंड्रोम। अब रेली वेल सिंड्रोम कौन सा होता है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक भी मिले और एक्स क्रोमोसोम से SHOX जीन डिलीट हो जाए, उसको कहते हैं रेली वेल सिंड्रोम। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो प्रीनेटल है तो क्रोनिक व्हीलर सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस कैरियोटाइप से करेंगे। कैरियोटाइप में मेनली फीमेल जो होगी वो शॉर्ट स्ट्रक्चर का होगी। ठीक है, अगर इसका निमोनिक्स याद रखना है सिम्टम का, तो इसको याद कर लीजिए, क्लॉन्स से कैसे, सी से होता है कार्डिक एबनॉर्मलिटीज, कौन से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बाइकप्सिड एरोटिक वल्व। ठीक है, दूसरा एल से हो जाएगा लिम्फ इडीमा या लो हेयर लाइन। ओ से हो जाएगा ओवरी अंडर डेवलपमेंट, जिसके कारण एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। डब्ल्यू से हो जाएगा जो नेक होता है ना, वो वेव की तरह होता है, कैसा, WEBBED वेव्ड नेक। निप्पल जो हो जाएंगे, दोनों निप्पल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। जो फोर्थ मेटाकार्पल है ना, वो शॉर्ट दिखाई देंगे। वेविंग ऑफ नेक कहने का क्या मतलब है, मेनली हमारा नेक कैसा होता है, इस तरह का फेस और इस तरह का होता है, लेकिन उनमें इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, लो हेयर लाइन, हेयर जो होता है ना हमारे बाल का पीछे, जैसे कि हमारा हेयर है, तो ये लाइन है ना वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा इस तरह से। निप्पल के बीच में क्या होते हैं, स्पेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये दो निप्पल है, इसके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो मेनली क्यूबिटस वैल्गस, क्यूबिटस वैल्गस में कैसा होता है,
जो नॉर्मल रहेगा ना लेग वो इस तरह का रहेगा, लेकिन इसमें इस तरह का देखने को मिलता है। साउथ फोर्थ मेटाकार्पल मतलब कि काली उंगली के बगल वाला जो उंगली होता है ना, मेनली तो इस तरह से होगा, ये छोटा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर ये छोटा फिर ये थंब। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, काली उंगली और ये वाला लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम टर्नर सिंड्रोम समझ सकते हैं। और भी क्या देखने को मिलेगा, तो हैंड में लिम्फेडिमा, हैंड फूला रहेगा, फीत सूजा हुआ रहेगा, ओवरी जो है वो श्रिक हो जाएंगी। मोस्ट कॉमन एट्रोफी यही देखने को मिला है, जो ओवरी है क्या हो जाना, श्रिक हो जाना। ठीक है, और तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट मेनली ग्रोथ हार्मोन थेरेपी से करेंगे, ईस्ट्रोजन थेरेपी से करेंगे, और जो सिम्टम है वो सिम्टम को ट्रीट करके। अब एक लास्ट केस बताती हूँ। 16 साल की लड़की है जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है, उसके रिस्ट में डिफॉर्मिटीज आई है। रेडियोग्राफ से पता चला है कि उसको क्या है, मेडलंग डिफॉर्मिटीज है, मतलब कि टर्नर सिंड्रोम में मेडलंग डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलता है। मेडलंग डिफॉर्मिटीज में क्या होता है, तो ये आपका मान लीजिए कि रिस्ट है, तो इस तरह से ये रिस्ट मेनली कैसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बो बन जाता है, अंदर की ओर हो जाता है, और पेन भी करता है रिस्ट। जब आप मोशन कीजिएगा तो मोशन डिक्रीज हो जाएगा। नूनन सिंड्रोम मेनली कहाँ देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम नंबर 12 में देखने को मिलता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कोजेनाइटल डिसऑर्डर है। इसमें म्यूटेशन कौन से जीन में होता है, तो PTPN11 जीन पे देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, तो ये दो चीज़ हो सकता है, या तो स्पोरेडिक हो जाएगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। इसमें क्या फीचर्स कैसे होंगे, टर्नर लाइक सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। अब टर्नर लाइक सिंड्रोम कहने का क्या मतलब, शॉर्ट स्ट्रक्चर, क्यूबिटस वैल्गस, शॉर्ट वेव्ड नेक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, स्मॉल पेनिस, क्रिप्टोकाइडिज्म, ये सब इसमें मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो गया था, सिर्फ वो फीमेल को अफेक्ट करता था, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो अगर कोई टर्नर सिंड्रोम की तरह कैरेक्टर्स वाले लोग आए तो, और वो फीमेल की जगह मेल रहा, या फीमेल भी रह सकती है, लेकिन अगर मेल रहा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, तो नूनन सिंड्रोम है। अब एक डिजीज का नाम है, सिंड्रोम का नाम है, जिसका नाम है विलियम सिंड्रोम। विलियम सिंड्रोम क्या होता है, मेनली इसमें जो होता है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हाइपोटोनिया होता है, फ्रेंडली कॉकटेल पार्टी पर्सनालिटी आप में देखा जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होंगे, सैटेलाइट पैटर्न का आइरिस होगा। कैसा, सैटेलाइट पैटर्न का, याद रखिएगा। इसमें आपको अस्ट्राबिस्मस या कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, सेंसियो न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। इसमें सुप्रावुल्वल एरोटिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो यूरिन स्पॉट में कैल्शियम और क्रिएटिन का रेशियो देखेंगे। उसके बाद सीरम में जो कैल्शियम होता है वो देखेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिक्स होता है, किया जाता है, किस लिए कि कहीं इसमें 7q1123 इलास्टिन जीन डिलीशन तो नहीं है। इस जो लड़के होते हैं ना, उसमें जो पर्सन होता है उसमें जो वॉइस होगा वो बहुत हॉर्स होगा, जो माउथ होंगे वो बहुत वाइड होगा, लिप नीचे थोड़ा लोअर होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, ईयर टू ईयर स्माइल होगा, माइक्रोगनेथिया मतलब कि मैंडिबल छोटा दिखाई देगा। उसके बाद पेरीफ्रंटल पफिनेस दिखाई देंगे। ये सब मेनली इसमें देखा जाता है। अब दूसरा सिंड्रोम है जिसका नाम है WAGR सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, ये मेनली 11 क्रोमोसोम का P13 के डिलीशन के कारण होता है। ठीक है, और इसमें भी कौन सा जीन, तो PAX
6 जीन। इसमें 50% पीपुल विलियम्स ट्यूमर से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। इसके नाम में ही इसका क्या है, डिजीज है। W से क्या होंगे, विल्म्स ट्यूमर, WILMS। उसके बाद A से क्या होगा, एनीरीदिया मेनली होंगे। उसके बाद G से जेनाइटो यूरिनरी एनोमेलीज देखने को मिलेगा और R से रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब एनीरीदिया मतलब होता है कि उस पर्सन में आइरिस जो होता है ना, वो मेनली एब्सेंट होता है। ठीक है, अब है जो एक सिंड्रोम, उसका नाम है ALAGILLE, अलागिल सिंड्रोम। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो 20p12 जीन का डिलीशन देखने को मिलता है। इसमें भी कौन सा जीन, तो JAG1 जीन में म्यूटेशन होता है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो लीवर में जॉन्डिस हो जाएंगी, कार्डिक में पल्मोनरी स्टेनोसिस, मेनली पेरीफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस, और टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट देखने को मिलता है। आई में ऑकुलर डिफेक्ट देखने को मिलता है। बोन में बटरफ्लाई डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जब फेस दिखेगा ना, तो इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का, पॉइंटेड चिन रहेगा, ब्रोडन हेड रहेगा। ठीक है, अगला है डी जॉर्जी सिंड्रोम, SYNDROME। अभी इसमें क्या होगा, 22q11.2 क्रोमोजोम में डिलीशन के कारण होता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, द शॉर्ट स्ट्रक्चर, बिहेवियर प्रॉब्लम। उसके बाद एक वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसमें कैच इसका क्या है, निमोनिक्स है, CATCH कैच। सी से क्या होता है, कोजेनाइटल हेल्थ डिजीज, जिसमें टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट मोस्ट कॉमन है, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, उसके बाद एरोटिक आर्ट में इंटरप्शन दिखेगा, ट्रंकस और ट्रियोसिस दिखेगा। एबनॉर्मल फेस इसमें होता है। थाइमिक एप्लेसिया देखने को मिलेगा। क्लेफ प्लेट और हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपाराथायराइडिज्म देखने को मिलता है। एक और है जिसको कहते हैं एकॉन्ड्रोप्लासिया। एकॉन्ड्रोप्लासिया क्या, एकॉन्ड्रोप्लासिया ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। इसमें मेनली जो 4 क्रोमोजोम का पी आर्म है 16 में मेनली ये डिजीज होता है, इसके म्यूटेशन हो जाने के कारण। इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 रहता है ना क्रोमोजोम नंबर 4 पे, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर कुछ पूछेगा कौन से जीन में म्यूटेशन होता है, तो FGFR3 जीन में म्यूटेशन होता है, जो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम नंबर 4 में पाया जाता है। इसमें होगा क्या, तो ऐसे देखते हैं, बच्चा में एक कार्टून निकला था जिसमें ऐसे लंबा सा सर, छोटा सा इस तरह से शरीर था और छोटा सा पैर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। इसमें जो होता है ना, बच्चा छोटा होता है, लेस देन थर्ड डीके। सर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, माइक्रोसिफेली। हाँ, ये याद आ गया, ये अपने माइंड से ही कवर करता था सब कुछ को। ऐसा कोई ये क्या था, तो हमारा वो मैगजीन आया था। आर्म जो है बहुत छोटे हो जाते हैं। उसके बाद ट्राइडेंट हैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्राइडेंट हैंड मतलब 3 गो फिंगर्स रहेंगे। काइफोसिस या स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ट्रंक का जो साइज होगा नॉर्मल होगा, लेकिन जो थाई होंगे वो छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजिनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या में म्यूटेशन होता है, तो इसमें मेनली म्यूटेशन होता है COL1A1 या COL1A2 में। ठीक है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। ये 2-3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तरह का, टाइप 4 भी होता है। माइल्ड, एक्सट्रीमली
सीवियर और बहुत ही ज़्यादा सीवियर। ठीक है, ब्लू स्क्लेरा इसमें देखने को मिलेगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स रहेंगे, हियरिंग लॉस होगा, ईजिली ब्रूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम बाइफॉस्फेट थेरेपी करेंगे, साइक्लिक 4 पैमिड्रोनेट दे के, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट सप्लीमेंट, ये सब। अगला है, उसका नाम है बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली हमारा जो एबनॉर्मलिटीज है वो 11th क्रोमोसोम के डिजिटल पार्ट में, और वो भी कौन सा आर्म? साउथ आर्म में देखा जाता है। इसमें मेनली म्यूटेशन जो होता है वो IGF2, P59 और H19 जीन में ये म्यूटेशन के कारण ये होता है। IGF2 क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसमें नियोनेटल पीरियड में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ओम्फालोसीली मतलब जो GI ट्रैक बाहर निकल आता है, अम्बिलिकल हर्निया, लार्ज टंग, हेमी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक्सटर्नल ईयर में पीट भी देखने को मिलते हैं। इसमें मेनली विल्म्स ट्यूमर के भी कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला है क्लीपल फेल सिंड्रोम। इसमें जो है पर्सन उसका शॉर्ट नेक हो जाएगा, लो हेयर लाइन हो जाएंगे, सर्विकल मोशन कम हो जाता है। ये डिफेक्ट होता है मेनली सर्विकल वर्टिब्रा में। अगला है ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये अभी नया नया म्यूटेशन इसमें स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या दिखेगा? तो इसमें मेनली जो मैंडिबल और जाइगोटिक मॉन है उसमें अंडर डेवलपमेंट दिखेगा, एक्सटर्नल ईयर में एबनॉर्मलिटीज दिखेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस दिखेगा, आई में कोलोबोमा दिखेंगे, आईलिड अच्छा से नहीं बना हुआ रहेगा। उसके बाद पल्पेबुलर फीचर इस तरह से नीचे की ओर दिखते हैं। ठीक है, अगला है वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिसऑर्डर है। इसमें मेनली जो वुमेन है ना उसके हेयर पे इस तरह से, मान लीजिए कि ये हेयर है तो यहाँ पर वाइट या ग्रे हेयर हो जाएगा जिसको वाइट फॉल लॉक कहते हैं। उसके बाद म्यूटेशन देखने को मिलेगा EDN3 में, मिलेनोसाइट में। ईयर में सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। आई में जो पिगमेंटेशन होता है ना आइरिस का वो एबनॉर्मल दिखेगा। हेयर तो पहले ही बता दिए ग्रे कलर का होता है। अगला है पियरी रोविन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? तो इसमें मेनली स्टिकलर सिंड्रोम होता है ना उसका कॉमन एसोसिएशन होता है। अब स्टिकलर सिंड्रोम क्या होता है? फेस जो होगा वो फ्लैट दिखेगा, मायोपिया आई में हो जाएंगे, लेंस का डिसलोकेशन हो जाएगा, ग्लाउकोमा हो जाएगा, स्क्लेरोसिस हो जाएगा, जॉइंट पेन, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम एसोसिएटेड रहते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोग्नैथिया मतलब कि मैंडिबल का शॉर्ट हो जाना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्लेफ्ट प्लेट, ये सभी देखने को मिलता है। अगला है गोल्डन हर सिंड्रोम। गोल्डन हर सिंड्रोम में क्या होगा? हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया देखने को मिलेगा, इपिबुलार लिपोडर्मोइड देखने को मिलेगा, ईयर का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, वर्टिब्रल डिफेक्ट मिलेगा, कार्डिक एनोमेलीज, रीनल एनोमेलीज, उसके बाद ब्लेफारोपिटोसिस, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक टर्म है क्रेनियोसिनोस्टोसिस। इसमें क्या होता है? तो क्रेनियल सूचर का फ्यूजन सही से नहीं हो पाता है। ये दो कारण से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ओसिफिकेशन डिफेक्ट और सेकेंडरी में
जो ब्रेन का ग्रोथ है उसका फेल हो जाने के कारण। इसमें मेनली आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगा। मान लीजिए ब्रेन है, ये सूचर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेगा यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे, सब में मेन टर्म आएगा क्या, सिनोस्टोटिक। अब इसके साथ अगर यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिला तो उसको कहेंगे ब्रैकिसिफेली। यहाँ पर प्रॉब्लम मिला तो त्रिगोनोसिफेली। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम मिला तो स्काफोसिफेली। यहाँ पर प्रॉब्लम मिला तो पोस्टीरियर प्लागियोसिफेली। असम में स्टार्टिंग में ये जोड़ देना है, ठीक है। अब इसका रिलेशन कहाँ है, तो एपार्थ सिंड्रोम, इसमें मेनली क्रैनियोसिंथेसिस देखने को मिलता है और सिंडेक्टाइल, मतलब 2 जो फिंगर्स हैं वो जुड़ जाएंगे। दूसरा है CROU जेडो एनक्रोजन सिंड्रोम, इसमें क्रैनियोसिंथेसिस, ईयर कैनाल मेलफॉर्मेशन, इक्जोप्थेल्मोज, मैंडिबुलर रिगर्गिटेशन और कनकेव फेस देखने को मिलता है। अगला है फेफर सिंड्रोम, इसमें भी क्रैनियोस्टेनोसिस देखने को मिलता है और जो थंब होता है ना तो वो ब्रोड हो जाता है। अगला है कारपेंटर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, स्कल जो होता है वो तौल शेप का हो जाता है, डिजिट जो फिंगर्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, मोटापा, रेड्यूस हाइट, ये सब देखने को मिलता है। अब पहला है क्रोमोसोम एनालाइसिस, ये क्या में हेल्प करता है, तो पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट से हम ये करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर, स्किन फाइब्रोब्लास्ट और बोन मैरो सेल से करते हैं। ये मेनली पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन है इसमें कोई भी जेनेटिक टेस्टिंग से लेना देना नहीं है। दूसरा कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्रोमोसोम का साइज, शेप, नंबर ये सब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। जैसे कि जी बैंडिंग बताए थे ना थोड़ी देर पहले, 4 तरह का बैंडिंग, उसमें ये नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं कैरियोटाइप में, ट्राइसोम, सेक्स क्रोमोसोम एनोमेलीज, विजुअल डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन में किया जाता है। डीएनए माइक्रोएली, इसमें क्या होगा, माइक्रो टर्म आ गया, मतलब माइक्रो डिलीशन, माइक्रो डुप्लीकेशन ये सब में किया जाएगा। जैसे कि कोई कोजेनाइटल एनोमेलीज है, ऑटिज्म है और उसके बाद डेवलपमेंटल डिले है। फिश एनालिसिस, ये फ्लोरोसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये मेनली डीएनए सीक्वेंस क्रोमोसोम में देखने को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 सिग्नल है तो नॉर्मल है, 1 सिग्नल है तो माइक्रो डिलीशन है, ठीक है। जैसे कि डी जॉर्जी सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम, ये सब के लिए ये यूज होता है। इसी के साथ हमारा डीएनए टॉपिक खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।